टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, रूस या फिर चीन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रूस। बीते दिनों ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। ब्रिक्स 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। यह बैठक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान या फिर कुवैत। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह पर परिचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस संयंत्र का निर्माण तथा संचालन कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है। बराकाह रिएक्टर के संचालन के साथ यूएई एक 7 सदस्यीय महासंघ में शामिल हो गया है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यूएई का लक्ष्य है कि वो 2023 तक 4 नागरिक रिएक्टर्स का संचालन कर सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की है। यह कब से लागू किया जाएगा? अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 या फिर दिसंबर 2020। इसका सही जवाब है अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली की शुरुआत की है। पहले इसकी लिमिट 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार पर निर्धारित की गई थी। इस नई अधिसूचना को 1 अक्टूबर 2020 से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रणाली को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने नोटिफाइड किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी एसईजेड में इकाइयों को ई इनवॉइसिंग नियमों के पालन से छूट दी गई है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लघु उद्योगों को राहत प्रदान कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है। यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में किस धातु की अधिकता पाई गई है? सीसा, लोहा, कैल्शियम या फिर सोडियम। सही जवाब है इसका सीसा। यूनिसेफ द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग बड़े पैमाने पर बच्चों को प्रभावित कर रहा है। विश्व की 1/3 बाल जनसंख्या जो लगभग 800 मिलियन है, इनमें प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे पर लेड पॉइजनिंग के असर की बात कही गई है। इनमें से लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। कम और मध्यम आय वाले देशों में इसका प्रमुख कारण सीसा एसिड बैटरी का सही तरीके से रिसाइकलिंग न हो पाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया जा रहा है। यह किसकी पहल है? इग्नू, यूजीसी, विज्ञान भारती या फिर इसरो। और सही जवाब है इसका विज्ञान भारती। भारतीय विज्ञान मंथन वीवीएम 2020-21 विज्ञान भारती की एक पहल है जिसे विज्ञान प्रसार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के तहत एक स्वायत्त संगठन है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा 6 से 11वीं के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है। हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शंस हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया जिसका शीर्षक लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत रखा गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। छठा सवाल देखते हैं। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिंगटन,
लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिपन? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने और अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था के लाभों पर जोर दिया गया था। इसके अलावा अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में अकाल आयुक्त की नियुक्ति, परिवहन सुविधाओं के विकास, कृषक बैंकों और सिंचाई व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। दूसरा कथन है, इसके प्रावधानों के तहत कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो कि विधिवेत्ता होता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की इजाजत दे दी गई जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। इस एक्ट में बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण और उसमें संशोधन करने का अधिकार फिर से दे दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न में दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए अब अगला सवाल देखें। खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच यह युद्ध प्रारंभ हुआ। खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध रणनीति तय की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, शुद्धाद्वैतवाद निम्नलिखित में से किसका दर्शन माना जाता है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। वल्लभाचार्य ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग को अपनाया। वे अष्टछाप के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है जबकि रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेलवे के विकास का पहला चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है और दूसरा कथन है 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1846 में सैन्य यातायात के लिए पहली बार भारत में रेलवे के विकास की बात की गई। भारत में रेलवे के विकास का पहला चरण 1849 से 1864 माना जाता है। 1853 में डलहौजी मेमो से रेलवे के विकास में तेजी आई और यहाँ जो उल्लेखनीय बात है वो ये कि इसके लिए निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियों के स्थान पर निजी कंपनियों द्वारा की गई। 1853 में पहली रेल बंबई से ठाणे तक चलाई गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दीजिए। इस सवाल के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ हम फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।